एक जनरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करके देखते हैं इस एग्जाम्पल के फॉर्म में। इसमें आपको डेटा लेकर भी क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। अभी हम जनरल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जब किसी एक्वेरियम में हमारे पास बॉटल पे एक स्मॉल बबल फॉर्म होता है, तो वो बबल ऊपर राइज करता है, तो वो उसके बाद वो बबल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो किस तरह का फिनोमिना होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह का है कि अगर किसी एक्वेरियम के लोअर लेवल पर अगर कोई स्मॉल बबल फॉर्म हुआ है तो क्या वो ऊपर राइज करेगा? बिल्कुल राइज करेगा, ड्यू टू बायंसी। बायंसी की वजह से ये बबल ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब ऊपर राइज करने पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, जब बबल ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि जो ये प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल है नेचर में। मतलब कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह रहा है। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, यानी कि हम उसके अंदर यहाँ पे इस बबल के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द बबल इनिशियली दैट इज P1 और इसकी इनिशियल वॉल्यूम विच इज V1 इज इक्वल टू P2, यानी कि जो बाद में यहाँ पे प्रेशर हो गया है इसके अंदर P2 इज एंड V2, यानी कि जो बाद में इसका वॉल्यूम हो चुका है, इनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट रहता है। ये हमने कैसे लिखा? हमने माना कि जब ये बबल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला प्रोसेस था, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस के लिए पीवी का प्रोडक्ट जो था वो कांस्टेंट था। अगर पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, यानी इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। अब हम इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम की बात करते हैं। ये वाली चीज, ये वाली थ्योरी जो है ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी के लिए आप अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने? सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है किसी बबल के अंदर, उसकी वैल्यू की बात करें। हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई बबल है तो एक्सेस प्रेशर जो उस बबल के अंदर होगा वो 2T/R ज्यादा होगा बाहर वाले प्रेशर से। यानी कि अगर मैं प्रेशर इनसाइड द बबल कहूँ कितना P1 यहाँ पे और प्रेशर इनसाइड द बबल इस पॉइंट पर है P2, तो अगर इनसाइड द बबल प्रेशर पहले P1 है बाद में P2 है तो प्रेशर इनसाइड द बबल कितना ज्यादा होना चाहिए बाहर वाले प्रेशर से? 2T/R। अब बाहर वाले प्रेशर की बात करें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 तो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? रो जी, और हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? H। देखिए ये क्या चीज लिखी हमने, रो जी एच। ऐसी चीज हमने पढ़ रखी है कि अगर कोई भी लिक्विड कॉलम है तो एच हाइट बिलो द लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर क्रिएट होता है उस लिक्विड की वेट की वजह से, वो होता है रो जी एच। तो यानी कि किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे मैंने जो एक्सटर्नल प्रेशर लिखा वो लिखा P0 प्लस रो जी एच। अब जो अंदर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है P1, ये बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होना चाहिए? वो होना चाहिए 2T/R ज्यादा। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि P1 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? P0 प्लस रो जी एच प्लस कितना ज्यादा? 2T/R। R यहाँ पे किसका रेडियस होगा? इस छोटे वाले बबल का, जो कि मैंने स्मॉल r कंसिडर किया है। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी? P1 की। इसी तरह से हम P2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। P2 की वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर P0 के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हाइट की वैल्यू तो 0 होगी। तो यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर है इस पॉइंट पे P0 और एक्सटर्नल प्रेशर P0 से P2 कितना ज्यादा है? 2T/R। यानी कि P0 प्लस 2T और इस बार R किसका आएगा? इस बबल का, जो कि कैपिटल R हो चुका है, यानी यहाँ पे आ गया 2T/R। तो यहाँ से आपने P1 और P2 की वैल्यू लिख ली। अब आपको V1 और V2 की वैल्यू चाहिए। अगर आप रेडियस के अंदर कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी इनिशियल रेडियस है स्मॉल r, फाइनल रेडियस हो गया है कैपिटल R, अगर इनके बीच में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा रिलेशन किसके बीच में? ये रिलेशन है हाइट रो स्मॉल r और कैपिटल R, यानी इनिशियल रेडियस
फाइनल रेडियस, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसमें से आप कोई सी भी चीज अगर अननोन हो, कोई सी भी चीज वेरिएबल हो, तो आप उससे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इस फाइनल इक्वेशन के हेल्प से, जो हम अभी लिखने वाले हैं। फाइनल इक्वेशन के लिए आपको V1 और V2 की रिक्वायरमेंट है। V1 देखें क्या होगा, V1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और यहाँ से V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो आप लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब देखें इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज पुट कर दें, P1 V1 P2 V2, तो आपके पास क्या इक्वेशन है, P0 प्लस रो जी H प्लस 2T बाय स्मॉल r इंटू V1 की वैल्यू यहाँ से 4/3 पाई R क्यूब, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया R क्यूब इज इक्वल टू P2 की वैल्यू देखें क्या आएगी, P2 की वैल्यू आ गई P0 प्लस 2T बाय R, यहाँ पे कैपिटल R आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और B2 की वैल्यू देखना आप क्या डालेंगे, यहाँ पे B2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आई। इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या है, आपके पास वेरिएबल्स है रो H, सरफेस टेंशन T R और कैपिटल R विच इज द फाइनल रेडियस। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें आपके पास 4 वेरिएबल्स है। अब इसमें से आप कोई से भी 3 वेरिएबल्स अगर आपको नोन होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो आप कोई सा भी फाइनल वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास इनिशियल रेडियस गिवन है, H गिवन है, रो गिवन है, सरफेस टेंशन भी गिवन है, तो फाइनल रेडियस डिटरमाइन करें, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने पे आपके पास फाइनल रेडियस कैपिटल R आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे बबल जब किसी भी कंटेनर में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ राइज करता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना जाता है, और इस वजह से फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि फाइनल प्रेशर डिक्रीज होता है, इसलिए फाइनल वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ता है। अगर फाइनल रेडियस पूछी जाए तो इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 4 वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करने वाला। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट चीज जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड हम एक अच्छा फिनोमिना पढ़े या एक अच्छी तरह का क्वेश्चन अगर हम देखें, तो ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है हमने जो कल सरफेस टेंशन के लिए सेकेंड डेफिनेशन डिराइव करी है। हमने सेकेंड डेफिनेशन क्या डिराइव करी थी हमने टेंशन की, सरफेस टेंशन हमने लिखा था dW बाय dA, dW बाय dA, इस तरह की क्वेश्चन हमने डिफाइन करी। तो अगर हम इस वाली चीज को देखें तो ये क्या चीज है, ये है सरफेस एनर्जी और ये है चेंज इन एरिया। यानी कि अगर हम एरिया के अंदर चेंज करेंगे तो क्या सरफेस एनर्जी भी चेंज होगी, यानी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊं तो क्या सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। और इसी चीज के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को बेस किया है कि हमने क्या कहा कि हमने एक बड़ी ड्रॉप कंसिडर की, एक बड़ी ड्रॉप थी लिक्विड की जिसका रेडियस था कैपिटल R। वो बड़ी ड्रॉप ब्रेक डाउन होती है किसमें, n स्मॉल ड्रॉप्स में। तो उसके बाद इस प्रोसेस को होने के लिए जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट्स को करना पड़ा वो हमें बताना है। हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास एक ड्रॉप थी कैपिटल R रेडियस की, ये ड्रॉप ब्रेक हुई किसमें, n स्मॉल ड्रॉप्स में जिनका रेडियस था स्मॉल r। अब हमें बताना है कि वर्क डन इज इंक्रीजिंग द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है। तो वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्योंकि एरिया के अंदर चेंज है, तो हमें एरिया के अंदर आने वाला चेंज बताना है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, हमें R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये ड्रॉप n स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक हुई है, यानी कि इन दोनों का क्या वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो हमने इसका वॉल्यूम लिखा, हमने लिखा 4/3 पाई R क्यूब। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये n स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, यानी n 4/3 पाई R क्यूब, स्मॉल r क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, R अपॉन n टू द पावर 1/3। इस तरह से आपने स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आप एरिया के अंदर कितना चेंज है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर आप इनिशियल एरिया लिखेंगे, इनिशियली जो एरिया था, इनिशियल एरिया क्या था, बड़ी वाली ड्रॉप का सरफेस एरिया, बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, और फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया होगा एक स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना
हो चुका है n4πr²। तो चेंज इन एरिया कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने क्या लिखा कि चेंज इन एरिया या हम लिख लेते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना आया, डेल्टा ए आया n इंटू 4πr² माइनस 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखें आपके पास आर और आर के अंदर एक रिलेशन आ गया है, अपने आर के आर स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर रखा है, उस रिलेशन को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4π कॉमन लेकर, यहाँ से आया आपके पास n की पावर 1/3 r² माइनस r²। तो ये आया आपके पास चेंज इन एरिया। अब आपको क्या यूज करना है, आपको एक रिलेशन यूज करना है। हमने कल इस चीज के ऊपर बात करी, देख हमने क्या बात करी कि हमने कहा कि जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन को हमने डिफाइन किया सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि स्मॉल वर्क डन इन इंक्रीजिंग अ स्मॉल एरिया, वो किसके बराबर होगा, वो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से सरफेस टेंशन की हम वैल्यू लिख सकते हैं dW/dA। तो अगर हम स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कितना होगा T इंटू डी। तो हमारे पास चेंज इन एरिया, ये चीज क्या है, ये चीज है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया हमने निकाल लिया है, तो वर्क डन कितना आएगा, देखें वर्क डन आ जाएगा हमारे पास T इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, T इंटू डेल्टा ए की वैल्यू डाले 4πr², n की पावर 1/3 माइनस 1। ये आ गया आपके पास क्या, वर्क डन इन ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप इनटू n स्मॉलर ड्रॉप्स। अब आपके पास क्वेश्चन में r की वैल्यू गिवन हो सकती है, n की वैल्यू गिवन हो सकती है। हमने ये जनरल वेरिएबल्स लेके ये पूरा प्रोसीजर किया है, आप इसके अंदर वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, पर जो फॉर्मेट रहेगा, जो प्रोसीजर रहेगा वो यही रहेगा। देखें कॉन्टैक्ट एंगल एंड शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, इसके बारे में बात करते हैं। आपने कई बार इस तरह की चीजें ऑब्जर्व करी होंगी कि जब आप पानी के किसी कंटेनर में अगर आप कोई ग्लास की रॉड डिप करते हैं तो जो वाटर सरफेस जो ग्लास रॉड के साथ कॉन्टैक्ट हो जाती है इस तरह से, ऐसे जैसे आपने अगर रॉड डिप की तो वाटर की सरफेस कुछ इस तरह से कर्व हो जाती है। और अगर इसी तरह की ग्लास रॉड आप किसी मर्क्यूरी के कंटेनर में डिप करेंगे तो कुछ तरह से बेंड हो जाएगी सरफेस, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी सरफेस, ताकि कि यहाँ जो सरफेस इस तरह से बनेगी और यहाँ पे सरफेस इस तरह से बनेगी। तो ऐसे डिफरेंस इन सरफेस क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इस सरफेस से, इस सरफेस की जो हमने कर्व है, इसको हम किस तरह से, किन पैरामीटर्स हम इसे जज करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या डिफाइन किया, एक हमने चीज डिफाइन की कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है कि अगर हम किसी भी सरफेस की, यहाँ पे जहाँ से सरफेस है वाटर की, अगर हम ग्लास और वाटर की कॉन्टैक्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जो सरफेस पे एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे वाटर की सरफेस और ग्लास की सरफेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वाली टेंजेंट जो ग्लास के साथ एंगल बना रही होगी उसे हम क्या कहते हैं, थीटा, विच इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल। एंड सिमिलरली इन दिस केस अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से अगर हम एंगल बनाएंगे इस ग्लास की सरफेस के साथ, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाता है। इसमें खास बात क्या होती है कि ये जो टेंजेंट हम बनाते हैं उसका जो एंगल लिया जाता है वो उस सरफेस के साथ लिया जाता है जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर मैं टेंजेंट बना रही हूँ और टेंजेंट और ग्लास के बीच में ये वाला एंगल भी पॉसिबल है, ये वाला एंगल भी पॉसिबल है, पर हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हम इस वाले एंगल को कॉन्टैक्ट एंगल कहेंगे, क्योंकि वो वाला एंगल कंसिडर किया जाता है उस टेंजेंट और सरफेस के बीच में जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो वाली साइड ली जाती है ग्लास इस सरफेस की जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से ग्लास की कौन सी साइड पे लिक्विड प्रेजेंट है, इस साइड पे, तो इसलिए हमने टेंजेंट और ग्लास के बीच में ये एंगल कंसिडर किया है, ये वाला एंगल कंसिडर नहीं किया है। तो हमने क्या कहा कि कॉन्टैक्ट एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लिक्विड सरफेस, द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर हम कह सकते हैं। या फिर इस वाले केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रॉड के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो वाला एंगल कॉन्टैक्ट एंगल होगा। तो
जो भी कंटेनर की सरफेस है उसके साथ जो टेंजेंट एंगल फॉर्म कर रहा होता है वो कॉन्टैक्ट एंगल का कहलाता है। और ये जो कर्व सरफेस जो बनती है, इस कर्व को, इस शेप को, जो शेप ऑफ द लिक्विड जो अटेन होता है जब भी हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं, तो जो लिक्विड का शेप यहाँ टॉप सरफेस का शेप फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहा जाता है इसे? मेनिस्कस कहा जाता है शेप को। अगर यहाँ पे इस तरह से ये कॉन्केव है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मेनिस्कस कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इस तरह से शेप क्यों फॉर्म होता है, कि शेप ऑफ द सरफेस लिक्विड कोई भी ऐसा रैंडम शेप, मतलब कि कोई भी शेप क्यों फॉर्म कर रही है, इसी तरह का कैसे शेप होगा और हम शेप क्या हो रहा होगा उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो शेप बनने का रीजन क्या होता है? शेप बनने का रीजन होता है रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द टू मटेरियल्स। अब आप देखना, हमने कोहेसिव फोर्सेस की बात की थी, वो फोर्सेस जो दो सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल के अंदर, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर लग रहे होते हैं, और एडेसिव फोर्सेस वो वाले फोर्सेस जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे होते हैं। तो अगर आप इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ के यहाँ वाले पार्टिकल्स होंगे, जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल होगा उसकी इस साइड पे वाटर है, इस साइड पे ग्लास है, तो इधर की तरफ उसके ऊपर कुछ एक एडेसिव फोर्स लग रहा होगा, इसको हम FAD कह लेते हैं। और उसका टूवर्ड्स की लिक्विड, उसके खुद के यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ वाले पार्टिकल के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या लिख देते हैं? FCO कह लेते हैं। तो हमने देखा कि जब फोर्स ऑफ एडेशन यानी कि एडेसिव फोर्सेस जब कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं, तो उस केस में देखिए, अगर ये वाला फोर्स जो हमने बनाया है, अगर ये वाला फोर्स F एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, अगर ऐसा होगा, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या होगा, इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों फोर्सेस का वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, हम इसे F रिजल्टेंट कह लेते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स बना वो टुवर्ड्स दी सॉलिड बना, यानी कि सॉलिड के अंदर जाता हुआ बना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स बना वो कुछ इस डायरेक्शन में बना। क्यों बना? क्योंकि ये वाला फोर्स जो एडेसिव फोर्स था वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा था। और उस केस में हमने देखा कि जो शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस था, ये जो मेनिस्कस बना वो कॉन्केव बना। ऐसा क्यों बना? अब याद करें, जब आपने फ्लूइड पढ़ा था तो फ्लूइड के अंदर हमने चीज कही है कि लिक्विड की सरफेस कभी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकती, लिक्विड की सरफेस पर कभी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं आ सकता। यानी कि अगर कोई भी लिक्विड की सरफेस होगी तो वो अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट करती है कि वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे। कैसे डायरेक्शन में रहे? हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड की सरफेस होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई रिजल्टेंट फोर्स है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें, अगर आपके पास वाटर है और नीचे mg लग रहा है, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में? तो सरफेस हमेशा इस तरह से रहेगी कि वो रिजल्टेंट फोर्स की कैसी डायरेक्शन में रहे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे, क्योंकि लिक्विड की सरफेस पे कभी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं आ सकता। और उसी तरह से आप देखेंगे कि अगर हमारे इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट सरफेस बननी चाहिए वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बननी चाहिए। यानी कि जो सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से कॉन्केव शेप लेती हुई बनेगी, और इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्केव मेनिस्कस कहेंगे। और जब भी मेनिस्कस कॉन्केव होता है, यानी कि इस तरह से बनता है, तो कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बनता है? देखिए, ये थीटा जो है, ये थीटा हमेशा कैसा बनेगा? थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन है, किस तरह का, अगर वाटर और ग्लास इस तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो टुवर्ड्स दी सॉलिड आता है, और उस केस में जो मेनिस्कस बनता है वो कॉन्केव अप बनता है, और उस केस में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। थीटा किससे कम होता है? 90 डिग्री से कम आता है, और हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह की बात, जस्ट उसके ऑपोजिट हम किस में बात कर सकते हैं? मर्क्यूरी और ग्लास वाले टाइप के केसेस में। जैसे कि मर्क्यूरी के केस में होता है कि फोर्सेस ऑफ कोहेशन, जो कि मर्क्यूरी के अपने आसपास वाले मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, उस पे यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस इस तरह से लग रहे होंगे, कोहेसिव फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे होंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि जो रिजल्टेंट आपके पास बना वो कुछ इस तरह
रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा जो टूवर्ड्स द लिक्विड बनेगा। किस तरह से बनेगा? टूवर्ड्स द लिक्विड बनेगा। और आप क्या कह सकते हैं इस वाले केस में, जो अब आप देखिए रिजल्टिंग फोर्स क्या इस डायरेक्शन में बना है। रिजल्टिंग फोर्स अगर इस डायरेक्शन में बना है, यानी जो रिजल्टिंग सरफेस है, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स निकाला है उस पॉइंट पे रिजल्टिंग सरफेस का जो सरफेस है वो रिजल्टेंट फोर्स की कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हमने इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स ये निकाला है तो इस पॉइंट पे जो सरफेस है वो इस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी ऐसे होनी चाहिए। और इस केस में जब फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होता है किससे? एडहेसिव फोर्सेस से, तो जो सरफेस हमें ऑब्टेन होती है वो मिलती है हमें किस तरह से? कॉन्केव डाउनवर्ड्स मिलती है। और इस केस में जो आपने देखा कि जो कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है, वो किससे बड़ी होती है? थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन केसेस सच एज ग्लास एंड मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग पेयर्स होते हैं जिनके लिए आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल कुछ अलग होगा, वाटर और ग्लास के लिए कॉन्टैक्ट एंगल कुछ अलग होगा। वाटर और क्लीन ग्लास के लिए कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। यानी उस केस में जो वाटर होता है वो ऐसे, मतलब उसका जो मेनिस्कस रहता है वो प्लेन रहता है। अगर ग्लास और वाटर में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हर अलग अलग पेयर के लिए कॉन्टैक्ट एंगल की अलग अलग वैल्यूज होती है। मेनिस्कस क्यों बनता है? वो इस वजह से बनता है क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के बीच में डिफरेंस होता है, और इसकी वजह से मेनिस्कस बनने की वजह से यहाँ पे कुछ एक एंगल बनता है। उस एंगल को हमने डिफाइन किया थीटा से, और थीटा हमने कहा कि अगर एक कोहेसिव फोर्सेस कम है तो उस केस में थीटा इज लेस देन 90, और अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ग्लास प्लेट है, इस तरह से आपके पास ग्लास प्लेट है, तो वाटर की अगर ड्रॉप होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इस तरह से अगर आप कॉन्टैक्ट एंगल की बात करेंगे तो यानी ये वाले पॉइंट इंटरेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉप किया, और टेंजेंट और ग्लास की सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल थीटा वो हमेशा किससे कम होना चाहिए? 90 डिग्री से। यानी वाटर की अगर कोई ड्रॉप प्रेजेंट होगी ग्लास के ऊपर तो वो कुछ इस तरह से शेप लेगी, और अगर इसी ग्लास प्लेट के ऊपर आप मर्क्यूरी की ड्रॉप गिराएंगे तो वो शेप कुछ इस तरह से लेंगी, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ग्लास और मर्क्यूरी का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या एंगल बनेगा? एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस केस में एंगल इज 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड इस केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो वाटर की जो ड्रॉप होगी वो इस तरह का शेप अटेन करेगी ग्लास पे, और मर्क्यूरी की ड्रॉप कुछ इस तरह से शेप अटेन करेगी ग्लास प्लेट के ऊपर। कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? आप कैपिलरी के बारे में जानते होंगे। कैपिलरी क्या होता है? कोई भी एक ऐसी ट्यूब जिसका की रेडियस बहुत कम हो, या कोई भी थिन ट्यूब, या जिसका की जो ये वाला जो रेडियस है किसी भी ट्यूब का, जो नैरो ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब? एक नैरो ट्यूब, एक थिन ट्यूब, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी थिन ट्यूब को किसी भी पानी के कंटेनर में या किसी भी लिक्विड के कंटेनर में अगर रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि या तो पानी के लेवल जो होगा वो चढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ये अलग अलग लिक्विड की केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। कभी हाइट ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो वो जो हाइट राइज हुआ उसके पीछे क्या रीजन है, वो किस चीज पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी बात करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि आपने अगर किसी भी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ रहता है और उसके अंदर आप ऐसी थिन ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पानी चढ़ जाता है। तो ये वाला जो पूरा फिनोमिना होता है कि अगर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर ट्यूब को इंसर्ट किया और उसके अंदर पानी चढ़ गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? कैपिलरी कहा जाता है। इस कैपिलरी एक्शन का और इस चीज का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कभी भी आपके ब्लॉटिंग पेपर पे आप जब इंक सोक करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है उसके अंदर कि जो ब्लॉटिंग पेपर के अंदर प्रेजेंट पोर्स होते हैं वो कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं और वो इंक को सोख लेते हैं।
तो इस वजह से आप ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से आप इंक को सोक कर सकते हैं। या कोई सी भी इस तरह से, जैसे आपने कभी भी किसी भी चीज को अगर आपको वाइट करना है, अगर आप कुछ भी क्लॉथ यूज कर रहे हैं जिससे आप किसी भी चीज को वाइट कर रहे हैं, पानी अगर आपको पहुंचना है, आप क्लॉथ की हेल्प से उसे वाइट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? क्लॉथ के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस पानी को खींच लेते हैं, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जिसमें कि कैपिलरी एक्शन काम आता है। और वो एक्चुअली किसके ऊपर काम करता है? कैपिलरी एक्शन बेसिकली फिनोमेना शो जो होता है वो किसके ऊपर होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब एक लिक्विड के अंदर आपने एक ट्यूब को इमर्ज करवाया, तो यहाँ पे अगर हाइट राइज हो रही है, हम कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं कि पानी की जो लेवल है वो ऊपर चढ़ रहा है। पानी अगर मान ली एच हाइट ऊपर चढ़ गया, अगर आपने यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये मेनिस्कस जो फॉर्म हुआ, ये मेनिस्कस फॉर्म हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर के अंदर क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। अपर जो जस्ट पानी के ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है? पी नॉट। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जस्ट बिलो दी वाटर लेवल, यानी जस्ट यहाँ मेनिस्कस के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है ये कुछ कर्व्ड अप है, स्ट्रेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर कितना होगा? हमने पढ़ा कि प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होता है? एक्सेस प्रेशर जब हमने कहा था तो वो हमने लिखा था 2T/R। अगर हम लिक्विड की ड्रॉप की बात कर रहे थे तो हमने 2T/R एक्सेस प्रेशर लिखा था, और हमने कहा था ये एक्सेस प्रेशर जो आता है वो सरफेस टेंशन की वजह से आता है। और ये प्रेशर एक्सेस कहाँ होता है? उस वाली साइड पे जहाँ जो कॉन्केव होती है, यानी कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से कितना ज्यादा होता है? 2T/R ज्यादा होता है। तो अगर हमने माना कि अगर हमने कैपिलरी को वाटर के अंदर प्लेस किया है, किसी भी लिक्विड के अंदर हमने प्लेस किया, और जो कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल राइज हुआ अप टू अ लेवल एच, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, यानी कॉन्केव साइड कौन सी हुई? ये वाली। कॉन्वेक्स साइड कौन सी हुई? ये वाली। अगर एक्सेस प्रेशर की बात करें तो इस साइड से इस साइड में प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2T/R। अब ये कैसे डिसाइड करें कि किस साइड पे प्रेशर ज्यादा है? तो हमने पढ़ा कि एक्सेस प्रेशर जो है वो कौन सी साइड पे होता है? वो कॉन्केव साइड पे होता है, यानी कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर कॉन्केव साइड पे प्रेशर है P नॉट, तो क्या कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट माइनस 2T/R? यहाँ पे T क्या है? T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सर्टेन लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि T जो होगा वो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है। और R क्या है? R एक्चुअली है रेडियस ऑफ दी, हमने क्या पढ़ा था? R हमने पढ़ा था कि जब एक ड्रॉप के केस में इस तरह से जब ड्रॉप बन रही थी किसी R रेडियस की, तो हमने कहा था इनसाइड प्रेशर की Pn माइनस P नॉट की वैल्यू 2T/R थी। तो R क्या था? रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो R क्या है? एक्चुअली R इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस फॉर्म। क्या होता है? कैपिटल R जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये R एक्चुअली क्या होता है? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो कर्व सरफेस बनी है उसका रेडियस की क्या होता है? रेडियस ऑफ द मेनिस्कस कैपिटल R, और उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं 2T/R में। यानी जस्ट इस पॉइंट पे प्रेशर है P नॉट, इस पॉइंट पे प्रेशर है P नॉट माइनस 2T/R। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया कितने फैक्टर से? 2T/R। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखें जो लिक्विड सरफेस के जस्ट लाइन में है, तो जो ये वाला पॉइंट रहा होगा जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वाले पॉइंट पे भी क्या हम कह सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू P नॉट ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी हम सरफेस किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? हमेशा सेम रहनी चाहिए। किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जो कि है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, उस पे वैल्यू ऑफ प्रेशर है P नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो पॉइंट यहाँ पे लिक्विड इस ट्यूब के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट दिस पॉइंट, वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगी, यानी P नॉट के बराबर ही होगी। तो अब देखें इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, A कह लेते हैं। तो हम प्रेशर एट A की बात करें, प्रेशर एट A की बात करें तो इस यहाँ से अगर हम देखें तो प्रेशर एट A हम क्या लिखेंगे? प्रेशर एट A होगा P नॉट माइनस 2T/R।
प्लस ये हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर एट ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एच रो जी। ये तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड का कोई सेक्शन है, लिक्विड के किसी भी कॉलम की वजह से, किसी भी एच हाइट की वजह से, जो उसके यहाँ पे किसी भी लेवल पर एच हाइट नीचे जो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, वो कितना होता है, एच रो जी। तो हमने कहा कि इस वाले लिक्विड कॉलम की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एच रो जी। तो अब इस पॉइंट पी ए पे हमने प्रेशर लिख लिया P नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी, किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से। और ये सारा जो प्रेशर है इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए P नॉट के बराबर। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि क्या ये वाला पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ये जो बी पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है किसके साथ, ए पॉइंट के साथ। और अगर पी ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो उन दोनों के ऊपर प्रेशर क्या सेम रहना चाहिए, यानी पी ए इक्वल्स टू पी बी। अगर पी बी पे प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी ए पे भी वैल्यू ऑफ प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट के बराबर। और पी ए पे प्रेशर हमने यहाँ से लिखा कि वो इतने इस फैक्टर के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा एच रो जी इक्वल्स टू 2T अपॉन कैपिटल आर। यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 2T बाय आर रो जी, कैपिटल आर रो जी। कितना आया देखें, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आया, हाइट इन अ लिक्विड, हाइट इन अ कैपिलरी क्या आया, H इक्वल्स टू 2T अपॉन आर रो जी। ये आया हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी इज इक्वल्स टू 2T बाय आर रो जी। इस तरह से आया। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इस बात का ध्यान रखें, आर यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस आ रहा है। अगर हम इसी हाइट के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल के टर्म्स में अगर हम किसी स्पेसिफिक लिक्विड और कंटेनर के मटेरियल के बीच के कॉम्बिनेशन के बीच में अगर हमें कॉन्टैक्ट एंगल पता है और अगर हम इस हाइट को कॉन्टैक्ट एंगल के टर्म्स में मॉडिफाई करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे उसको देखें। अगर आप इस सेक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आपको कुछ इस तरह की चीज दिखेगी। ये लिक्विड की क्या है, सरफेस है, ये मेनिस्कस है। आपने मेनिस्कस और यहाँ पे लिक्विड की सरफेस और कंटेनर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने पर ये जो टेंजेंट और कंटेनर की सरफेस के बीच में जो एंगल बना उसको आपने कहा थीटा, वो होता है कॉन्टैक्ट एंगल। अगर ये एंगल है थीटा तो आप देखें कि ये वाला क्या है, ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे होगा। तो यानी कि ये वाला एंगल बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस और रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी कितना आ गया, थीटा ही आ गया। और ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ ट्यूब कह सकते हैं या रेडियस ऑफ कैपिलरी कह सकते हैं। देखिए कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ मेनिस्कस था, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी है। इन दोनों चीजों में फर्क है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। रेडियस ऑफ मेनिस्कस है कैपिटल आर और रेडियस ऑफ कैपिलरी क्या है, स्मॉल आर, वो ये वाला डिस्टेंस है। स्मॉल आर है इसकी रेडियस ऑफ कैपिलरी और ये थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, आपके पास रिलेशन आएगा आर cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल आर की क्या वैल्यू आई, आर बाय cos थीटा। तो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैपिलरी अपॉन cos थीटा। थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। तो अगर आप इस आर की वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा यहाँ से h इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी। और इस वाले केस में, इस वाले फॉर्मूले में ये जो आर आपने लिखा है ये कौन सा आर है, ये आर है रेडियस ऑफ कैपिलरी है। ये वाला कौन सा है, कैपिलरी का रेडियस है, ये वाला मेनिस्कस का रेडियस नहीं है। यहाँ पे आपने जो लिखा है इक्वल्स टू 2T बाय आर रो जी, यहाँ पे आर किसका है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। यहाँ पे आर किसका है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है कॉन्टैक्ट एंगल। थीटा क्या होता है,
कॉन्टैक्ट एंगल होता है, तो यहाँ से आपके पास कॉन्टैक्ट एंगल, हाइट और रेडियस ऑफ कैपिलरी के बीच में भी एक रिलेशन आ गया। और यहाँ से आप बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपने इस केस की बात की, अभी हमने केस कौन सा मान के चले, हमने माना कि ये जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है वो कॉन्केव हो रहा है, और उस केस में हाइट ऑफ द लिक्विड आ रहा है, वो मतलब कि लिक्विड का लेवल है वो कैपिलरी में अपवर्ड राइज कर रहा है। लेकिन आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 90 के बीच में है, अगर थीटा की वैल्यू है 0 to 90, तो उस केस में आप देखेंगे कि एच की वैल्यू क्या आएगी, क्या पॉजिटिव आएगी। अगर एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी ये वाला केस है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि वाटर और ग्लास के केस में होता है, जहाँ पे एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं कोएसिव फोर्सेस से, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, और हाइट की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, जैसा कि केस अपन ने डिराइव किया है यहाँ पे। तो अगर मेनिस्कस क्या है, कॉन्केव है, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि हाइट वाटर का जो लिक्विड का लेवल है वो कैपिलरी में राइज करेगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर रहे हैं, वो किस तरह का है, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन था, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ग्लास, इस तरह का कॉम्बिनेशन है ये। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो थीटा है, अगर आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है, मर्क्यूरी और ग्लास की तरह का है। अगर मर्क्यूरी और ग्लास के केस में आप बात करेंगे तो थीटा जो होगा वो 180 से 90 के बीच में होगा, या मोर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कैसा होगा, ज्यादा होगा। थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या ये कॉस थीटा वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अगर कॉस थीटा वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, यानी हाइट कैसी हो जाएगी, हाइट नेगेटिव आ जाएगी। हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, देखिए हाइट क्या आई, नेगेटिव आ गई। अगर हाइट नेगेटिव आई है, यानी कि वाटर और मर्क्यूरी वाले जैसे टाइप की कॉम्बिनेशन में हाइट नेगेटिव आ गई है, तो यानी कि किस तरह की कुछ चीज बन रही होगी कि आपके पास कंटेनर था, आपने उसके अंदर कैपिलरी इस तरह से ट्यूब को इंसर्ट किया, और जो हाइट थी कंटेनर के अंदर लिक्विड की वो नीचे चली गई, नॉर्मल लेवल से नीचे आ गई। यानी कि आपने क्या किया, अगर आपने किसी भी ट्यूब को, कैपिलरी को इस कंटेनर के अंदर डिप किया, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या था, मर्क्यूरी फील्ड थी, और मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में थीटा कितना होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू ज्यादा आती है 90 डिग्री से। तो उस केस में आपके पास क्या हुआ कि जो आपने कैपिलरी में यहाँ पे डिप करी थी, तो उसके अंदर जो लिक्विड का लेवल था वो नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला गया, यानी कि इस वाले केस में हाइट क्या हो गई, नेगेटिव आ गई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से H=2t cos थीटा बाय r rho g, यहाँ से आप अलग अलग कॉन्टैक्ट एंगल्स के लिए अलग अलग हाइट्स निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप ये भी इंफर कर सकते हैं कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा वहाँ पे हाइट पॉजिटिव आएगी, यानी लिक्विड का लेवल कैपिलरी में राइज करेगा, और अगर कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा आई तो यानी कि हाइट नेगेटिव आएगी और लिक्विड का लेवल कैपिलरी में नीचे चला जाएगा। और अगर देखें कैपिलरी, अगर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्रीज आ गई, यानी कि किस केस की बात कर रहे हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई, यानी कि मेनिस्कस कैसा बन रहा है, प्लेन मेनिस्कस बन रहा है। अगर आपने यहाँ पे देखा कॉन्टैक्ट एंगल अगर ये थीटा 90 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी कि प्लेन मेनिस्कस बन रहा है। प्लेन मेनिस्कस के केस में हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 कितना होता है, 0, यानी हाइट आ जाएगी 0, यानी कि प्लेन मेनिस्कस के केस में जैसे कि वाटर एंड क्लीन ग्लास का कॉम्बिनेशन होता है, उस केस में अगर आपने किसी भी वाटर के कंटेनर के अंदर अगर कैपिलरी को डिप किया तो हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो नॉर्मल हाइट थी वही तक ही आपके पास कंटेनर के अंदर कैपिलरी के अंदर लिक्विड का कॉलम बना रहेगा, यानी कि न तो लिक्विड राइज करेगा न फॉल डाउन करेगा, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगा जितना कि बाकी के कंटेनर में प्रेजेंट है। यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो उस केस में एच की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। देखिए कैपिलरी एक्शन में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है एच के लिए, उसको डिराइव करने का एक और तरीका है, या एक और तरह से आप इसको सोच सकते हैं। क्या है यहाँ पे, देखिए अगर आपके पास इस तरह से लिक्विड है जो
कि किसी कैपिलरी में एच हाइट ऊपर तक चढ़ चुका है, तो आप मान सकते हैं कि क्या इस वाले पॉइंट पे सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, टेंजेंशियल टू द सरफेस, और उसी तरह से यहाँ पे भी टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है, यानी कि टेंजेंट जो इस कॉन्टैक्ट वाले एंगल यहाँ पे कंटेनर के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है टेंजेंट का, वो है थीटा, यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल। तो आप मान सकते हैं यहाँ से अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, यानी कि जो यहाँ पे सरफेस टेंशन की डायरेक्शन और कंटेनर के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये टी का जो हो इधर की तरफ कॉम्पोनेंट है वो होगा टी कॉस थीटा और इधर होगा टी साइन थीटा। इस तरह से पूरी जो सरफेस है आपके पास, जो पूरी कैपिलरी होगी वो सर्कुलर शेप की होगी, जो पूरे सर्कल के अंदर आप ऐसे मान सकते हैं कि हर तरफ टेंजेंट का सरफेस टेंशन का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल होगा, उसका एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर वर्टिकली जो कि होगा टी कॉस थीटा, और एक आएगा ऐसे हॉरिजॉन्टली जो कि होगा टी साइन थीटा। पूरा जब आप सर्कमफ्रेंस पे देखेंगे तो हर तरफ टी साइन थीटा कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ टी साइन थीटा क्या होगा, इस तरह से होगा बाहर की तरफ सरफेस पे, तो हर तरफ टी साइन थीटा, ये वाला टी साइन थीटा इसके ऑपोजिट वाले टी साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी नेट जो फोर्सेस बचेंगे वो सिर्फ बचेंगे कौन से, टी कॉस थीटा। तो ये सारे टी कॉस थीटा की इन सारे सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला जो फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट, यानी कि इधर की डायरेक्शन टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या हम मान सकते हैं कि इसी फोर्स ने इस लिक्विड के कॉलम को बैलेंस कर रखा है। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि इस लिक्विड के कॉलम के अंदर जो भी वाटर है या जो भी लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर जो भी मास होगा m, उसकी वजह से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा mg, उस mg को किसने बैलेंस कर रखा है, उस mg को इस t cos थीटा के सारे कंपोनेंट्स में बैलेंस कर रखा है। लेकिन सारे सरफेस टेंशन का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पूरे ऑल ओवर द सर्कमफ्रेंस जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सम अप हो जाएगा। इन सारे टी कॉस थीटा को हम मान सकते हैं कि इन सारे टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ने मिलकर इस वाटर के कॉलम को, जो कि यहाँ पे कैपिलरी के अंदर जो पानी लिक्विड जो राइज हुआ है उसके मास को किसने बैलेंस कर रखा है, इस टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ने बैलेंस कर रखा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, तो हमने देखा कि ये जो लिक्विड कॉलम यहाँ पे फॉर्म हुआ है या जो यहाँ से लिक्विड राइज हुआ है, इस लिक्विड के मास के बारे में अगर हम देखें तो इस लिक्विड का जो यहाँ पे राइज हुआ है और यहाँ पे है ये वाला, इस वाले लिक्विड का मास हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अगर हम mg की बात करें तो हम लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि g। इस तरह से v रो g लिख सकते हैं। g हम क्या लिखेंगे, इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, तो हमने इसको लिख दिया पाई r स्क्वायर h। तो हमने कहा कि जो सारे कॉम्पोनेंट्स थे टी कॉस थीटा वाले, उनको अगर हमने पूरे सर्कमफ्रेंस पे अगर हमने उन सबको सम अप किया तो क्या किया हमने लिखा कि टी कॉस थीटा, और हमने उसको इंटीग्रेट किया पूरे 2 पाई आर के लिए, जो कि पूरी सर्कमफ्रेंस होगी इस कैपिलरी की। तो हमने टी कॉस थीटा को सम अप किया, तो हमने लिखा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, यानी नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। तो हमने देखा कि यहाँ से भी h की वैल्यू क्या है, 2t cos थीटा अपॉन r बची। ये उसी फॉर्मूले को डिराइव करने का एक और तरीका है, लेकिन इससे हम एक और जो दूसरी चीज है उस पर्सपेक्टिव में भी सोच सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर कभी आपसे कहा जाए कि वेट ऑफ द लिक्विड इन द मेनिस्कस इज टू बी कंसिडर्ड, कैसे, देखिए आपने यहाँ पे जो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा तो आपने वॉल्यूम डायरेक्टली, यानी कि आपने यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखा वो आपने लिख दिया क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आपने यहाँ पे ये वाला जो लिक्विड था जो यहाँ मेनिस्कस के अंदर प्रेजेंट था, ये वाला शेडेड रीजन वाला लिक्विड, इसको आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर कभी आपको इस वेट को भी कंसिडर करना हो जो यहाँ मेनिस्कस के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला लिक्विड का कॉलम जो फॉर्म हो रहा है, अगर आपको कभी इस लिक्विड को भी कंसिडर करना हो तो उस केस में आप किस तरह से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आपने देखा, अगर आपको इस लिक्विड को भी कंसिडर करना है तो उस केस में बाकी की पूरी कहानी तो वैसी रहेगी, टेंशन की डायरेक्शन, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी टी यहाँ पे और टी इस तरह से यहाँ पे, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे टी साइन थीटा वाले। ऊपर की तरफ लगने वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस थीटा, वो हर तरफ से
टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो सारे टी कॉस थीटा को जब आप सम करेंगे ओवर द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस तो वो कितना आएगा, वो आएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अब जब आप नीचे लगने वाला वेट यानी कि mg की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, उससे v rho g, और जब आप वॉल्यूम लिखेंगे तो सिर्फ आप इस सेक्शन का वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इस सेक्शन का वॉल्यूम प्लस ये जो मेनिस्कस के अंदर आने वाला वेट है या मेनिस्कस के अंदर आने वाला वॉल्यूम है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, पहले तो इस सेक्शन का आपने वॉल्यूम लिख दिया, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर है, जैसा कि आपने पहले लिखा था। और यहाँ जो मेनिस्कस के अंदर प्रेजेंट वॉल्यूम है, नीचे यहाँ पे आने वाला वॉल्यूम है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो कितना आएगा, आप इसको मान सकते हैं कि ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये जो शेडेड रीजन का वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर। यानी कि आपने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया जिसका कि रेडियस भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है, और उसमें से आपने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल रीजन को माइनस कर दिया और आपने क्या लिख दिया, इसको 2/3 पाई आर। तो आपके पास इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर क्यूब। और इस वॉल्यूम को जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अब क्रिएट हुआ है, जो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं वेट अंडर दी मेनिस्कस, तो जो ये वाला वॉल्यूम है इसको आपने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसके साथ ऐड कर दिया और ये पूरी वॉल्यूम होगी टोटल वॉल्यूम इंटू रो जी। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, अब आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी की वैल्यू जो आएगी वो हाइट में आकर किसके बराबर आएगी, h प्लस आर बाय सी के बराबर। यानी अब जो आपके पास फॉर्मूला आएगा, अगर आप वेट ऑफ द लिक्विड इन द मेनिस्कस की कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, h प्लस आर बाय सी इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, जहाँ पे r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी और यहाँ पे t क्या है, सरफेस टेंशन, cos थीटा, वो थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल फॉर्म बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड कंटेनर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा, अगर कभी मान लेते हैं कि आपको लिक्विड का वेट भी कंसिडर करना है जो कि मेनिस्कस के अंदर है, और अगर थीटा 0 हो, जैसे कि इन केस ऑफ, अगर आप स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, अगर वाटर और ग्लास की बात कर रहे हैं तो वाटर और ग्लास के केस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। अगर हम कोई इम्प्योरिटीज नहीं मान रहे हैं तो वाटर और ग्लास के केस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो क्या cos थीटा वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, h प्लस आर बाय 3 इज इक्वल टू 2t अपॉन आर रो जी। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि आपके पास रेडियस ऑफ कैपिलरी ये गिवन है और फिर आपको हाइट बतानी है और आपको किसको कंसिडर करना है, वेट ऑफ द लिक्विड इन द मेनिस्कस इज टू बी कंसिडर्ड, तो उस केस में आपका फॉर्मूला h इक्वल्स टू 2t बाय आर रो जी नहीं काम करेगा। उस केस में आपके पास क्या होगा, h प्लस आर बाय सी इक्वल्स टू 2t बाय आर रो जी। इस तरह से आपको यूज करना है। इसके अंदर आगे अगर आप इसी चीज को कंसेप्ट को अगर आप और देखना चाहें तो ये कैपिलरी के शेप, अभी हमने सर्कुलर शेप की कैपिलरी फॉर्म की है, अगर हम कभी शेप ऑफ द कैपिलरी कुछ अलग ले, यानी कि वाटर की जो हाइट हमने अभी जो राइज होती हुई देखी वो एक सर्कुलर शेप की कैपिलरी में राइज होती हुई देखी। अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से आपके पास लिक्विड का सरफेस है और आपने माना कि आपने 2 रेक्टेंगुलर प्लेट इस ढंग से इस तरह से आपके पास 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स थी, इनकी डायमेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको आप मान लें क्या, d। ये जो लेंथ है इनकी, इसको आप मान लें l। इस तरह से आपने 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स ले ली, कैसी 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स ले ली, और ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट्स यहाँ पे आपने जो लिक्विड की सरफेस थी उसके अंदर आपने 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स को इस तरह से सबमर्ज करवाया, कैसे, और उनके बीच में आपने जो डिस्टेंस रखा है वो d रखा है। यानी कि आपने क्या किया, लिक्विड की सरफेस के अंदर 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स को ऐसे सबमर्ज कराया, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपने d ले ली, ये d डिस्टेंस ली है। तो आपका जो नीचे लिक्विड है वो इसके अंदर राइज करेगा। मान लेते हैं कि वो जो लिक्विड है वो कुछ h हाइट तक राइज करता है, कितनी हाइट तक, h हाइट तक राइज करता है। तो
तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमको किसके बीच में रिलेशन बताना है, एच के बीच में और सरफेस टेंशन और बाकी के जो भी हमको यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है उसके बेसिस पे हमको इसके अंदर रिलेशन फॉर्म करना है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि लिक्विड जो है उसकी हाइट कुछ इस तरह से लिक्विड राइज करता है इन दो प्लेट्स के बीच में, ये दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, इनको आपने ऐसे रखा है, इनके बीच की दूरी डी है, उसके अंदर आप जो लिक्विड का हाइट जो राइज करेगी या लिक्विड का जो कॉलम राइज करेगा इन दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड ने राइज किया, वो कुछ एच हाइट तक राइज हो गया। तो हम बिल्कुल जैसे हमने अभी बात करी है इस सर्कुलर कैपिलरी के केस में, वैसे ही हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। हमने माना कि जो इस लिक्विड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टेंशन होगा, सरफेस टेंशन कुछ टी होगा। अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल को 0 मान ले, अगर हमको क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में नहीं गिवन है तो हम इसको मान लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन होगा वो कुछ, हमने कॉन्टैक्ट एंगल को 0 मान लिया और जो सरफेस टेंशन है वो किस तरह से डायरेक्टेड होगा, अपवर्ड्स दी रेक्टेंगुलर प्लेट, यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लेट्स है उनके बीच में मेनिस्कस कुछ इस ढंग से फॉर्म हो रहा होगा और जो सरफेस टेंशन है वो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा होगा। और ऐसा वर्टिकली अपवर्ड्स सरफेस टेंशन के ऑल ओवर दी, ये अगर लिक्विड की जो सरफेस है वो इस तरह से है तो जो सरफेस टेंशन होगा वो पूरी लिक्विड सरफेस पे वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा होगा। एक इस वाली रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर, इधर वाली जो रेक्टेंगुलर प्लेट होगी उसके ऊपर भी जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड ही लग रहा होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा सरफेस टेंशन T इंटू टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ की बात करें तो एक बार तो आप इस आगे वाली रेक्टेंगुलर प्लेट को अगर देखेंगे तो उसकी लेंथ कितनी है L, और पीछे वाली रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ कितनी है, उसकी भी लेंथ L है। तो टोटल लेंथ जहाँ पे ये लिक्विड का सरफेस कांटेक्ट में है इन प्लेट्स के साथ वो कितना होगा, L प्लस L। ये तो आपके पास टोटल अपर डायरेक्शन में फोर्स है। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, क्या mg होगा। जो वाटर इन दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बीच में राइज कर चुका है, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऐसे यहाँ तक पानी भर गया है तो जो यहाँ पे पानी भरा है दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बीच में, क्या उसके ही मास को या उसी के वेट को ये ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो नीचे लगने वाला फोर्स इस mg की वजह से वो कितना होगा, mg की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमने देखा कि जो पानी इन दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बीच में चढ़ चुका होगा उसका मास हम कैसे लिखेंगे, उसका मास हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हमने मान लिया कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, तो हमने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और हमने क्या किया कि जो ऊपर लगने वाला फोर्स है दैट इज सरफेस टेंशन इनटू टोटल है, उसको किसके बराबर कर दिया, इस मास इनटू जी, इस mg के बराबर। यानी हमने क्या माना कि जो हमने दो प्लेट्स हमने ली उनके बीच में जो पानी या लिक्विड राइज किया, उस लिक्विड का जो राइज किया हुआ लिक्विड है, जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि इस वाले मास को, इस वाले लिक्विड के मास को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस वाले लिक्विड के वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स। उसी तरह से हमने देखा कि इन दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड राइज किया उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर लगने वाला ये सरफेस टेंशन का फोर्स, और वो कितना है T इंटू 2L। और B की वैल्यू आप देखें, जो पानी इसके अंदर राइज किया है रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है, उसकी वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, देखें उसकी वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू इनके बीच का डिस्टेंस D इंटू हाइट जो H राइज किया है इंटू रो इंटू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, T इंटू 2L। तो यहाँ से आप देखेंगे L से L तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास हाइट की वैल्यू कितनी आई है, देखिए हाइट की वैल्यू आपके पास आई h इक्वल्स टू 2t अपॉन d रो g। कैपिलरी राइज इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो हाइट, जो आपने कैपिलरी की हाइट ले रखी है वो अगर जितना हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी है h, उससे अगर कम है तो फिर क्या होगा, क्या हर कंडीशन में हमेशा जो लिक्विड होगा वो ओवरफ्लो करेगा ऐसी कंडीशन में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उसके पीछे क्या रीजन है वो हम देखते हैं।
अगर आपके पास नॉर्मल हाइट की आपने कैपिलरी ली, सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी आपने ली और उसके अंदर जो वाटर राइज किया वो था कैपिटल एच। कैपिटल एच जो था वो वाटर राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ऑफ सफिशिएंट हाइट था। और इस एच की वैल्यू आपने देखा वो कितनी थी, 2T/r rho g, जहाँ पे r क्या था, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। अगर आपने मान लेते कि नई एक दूसरी कैपिलरी ली जिसकी की हाइट थी आपकी, जो ये वाला एच निकला था, जो हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी एच आया है, उससे कम हाइट की आपने, उससे कम लेंथ की आपने यहाँ पे कैपिलरी ले ली है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, आपने लिया एच डैश हाइट की आपने कैपिलरी यूज की और ये एच डैश एच से कम था, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले से कि जो हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी होता है वो किसके बराबर होता है, 2T/r rho g के। अब देखें, अगर आप r को इस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या आया, HR इक्वल्स टू 2T/rho g। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे T सरफेस टेंशन है, rho डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और फॉर द गिवन कंडीशन सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज। अगर सारी कंडीशन सेम रखी जाए तो T और rho चेंज नहीं करेगा, यानी कि ये वाली चीज क्या रहेगी, ये वाली चीज एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर इनिशियली हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी था h और रेडियस ऑफ मेनिस्कस था r, और फाइनली जो हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी है h डैश और रेडियस ऑफ मेनिस्कस है r डैश, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि h इंटू r इक्वल्स टू h डैश इंटू r डैश, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर h डैश, ये दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, r डैश अपॉन r, r डैश अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन h डैश। यहाँ से देखें आपके पास क्या है, r डैश अपॉन r की वैल्यू क्या आई, h अपॉन h डैश आ गई। अब अगर h डैश छोटा है h से, यानी कि ये वाली टर्म क्या 1 से बड़ी होगी, अगर ये वाली टर्म 1 से बड़ी होगी यानी ये वाली चीज होगी ग्रेटर देन 1। अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 है यानी कि r डैश विल बी ग्रेटर देन r। अगर हमारे पास आया r डैश ग्रेटर देन r, यानी कि जो बाद में रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा वो बड़ा हो जाएगा इनिशियल रेडियस ऑफ मेनिस्कस से। यानी कि हम देख सकते हैं इस चीज का आपने क्या फाइनल जो आपने इंफर किया वो क्या था, कि अगर आपके पास कोई ऐसी कैपिलरी है जिसकी हाइट h से कम हो, h क्या है यहाँ पे, अगर हम नॉर्मल सफिशिएंट हाइट की कैपिलरी लेते तो उसके अंदर जो वाटर का लेवल चढ़ता वो था h, यानी कि जो हाइट राइज होता लिक्विड का वो कितना था, वो h था। और अगर आपने कोई ऐसी कैपिलरी ले ली जो जिसकी की हाइट कम है किससे, उस हाइट ऑफ वाटर राइज इन अ कैपिलरी से, उस h से भी कम हाइट की आपने कैपिलरी ले ली है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा ओवरफ्लो करेगा। अगर हाइट ऑफ कैपिलरी इनसफिशिएंट है यानी कि अगर जो हाइट आपने ली है वो छोटी है किससे, हाइट ऑफ वाटर राइज से, तो अगर उस केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वाटर ओवरफ्लो न करे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर हाइट ऑफ वाटर राइज इन अ कैपिलरी कम हो जाएगा तो जो मेनिस्कस फॉर्म हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो वाटर का मेनिस्कस होगा या वाटर लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा या लिक्विड की जो टॉप सरफेस होगी वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि अगर हाइट उसकी कम हो रही है तो वो अपने रेडियस को बढ़ा लेगी, और इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी कि हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड हमेशा ओवरफ्लो करे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ली है तो जो टॉप मोस्ट लेयर है या जो मेनिस्कस है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी वाटर ओवरफ्लो ना करे। और उस केस में अगर आपने इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ली है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इनिशियल रेडियस ऑफ मेनिस्कस से बढ़ जाएगा, यानी कि जो फाइनल रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा वो बड़ा आएगा। तो इस रेडियस ऑफ मेनिस्कस में चेंज का कॉन्टैक्ट एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर आप इसको देखें r और cos थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं, आपने देखा कि r इक्वल्स टू क्या होता है, r cos थीटा इक्वल्स टू r होता है, तो r इक्वल्स टू स्मॉल r बाय cos थीटा होता है, यही रिलेशन होता है क्या। रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इक्वल्स टू क्या r अपॉन cos थीटा होता है,
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि नया रेडियस ऑफ मेनिस्कस r डैश है, तो जो रेडियस ऑफ कैपिलरी है वो तो चेंज नहीं कर रहा, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि r अपॉन cos थीटा डैश, जो नया कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा होगा उसको हमने थीटा डैश कॉल कर दिया, तो हमने कहा कि r बाय cos थीटा डैश शुड बी ग्रेटर देन r बाय cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि cos थीटा डैश शुड बी लेस देन cos थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि अगर आपने इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ली है तो लिक्विड का जो रेडियस, लिक्विड की सरफेस का जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा वो बढ़ जाएगा, उसका कांटेक्ट एंगल फॉर्म विद द कंटेनर बढ़ जाएगा और लिक्विड की सरफेस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी कि जो लिक्विड होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और नई कंडीशन में भी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी कि h डैश इक्वल्स टू 2t cos थीटा डैश अपॉन r रो जी। क्या इनिशियली जो h की वैल्यू थी वो थी 2t cos थीटा बाय r थी, जहाँ पे r किसका रेडियस था, कैपिलरी का। तो अब फाइनल कंडीशन में अगर आपने इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ली है तो लिक्विड की सरफेस अरेंजेस इटसेल्फ इन सच अ फैशन दैट अब भी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, h डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2t cos थीटा डैश बाय r जी के बराबर। और फाइनल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बड़ा होगा इनिशियल रेडियस ऑफ मेनिस्कस से, और जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा इनसफिशिएंट कैपिलरी में वो इनिशियल कॉन्टैक्ट एंगल या ओरिजिनल कॉन्टैक्ट एंगल से ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप कह सकते हैं। इसीलिए फर्दर एक और केस जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे एक कैपिलरी है, ऐसे कैपिलरी है जो कि वर्टिकली आपने उसको रख रखा है, वर्टिकली रख रखा है और उसके अंदर आपने एक लिक्विड के कॉलम को ट्रैप कर रखा है, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे लिक्विड इस तरह से फिल्ड है और आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि नीचे वाला जो मेनिस्कस होगा वो कॉन्केव होगा, प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा। इसको अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आप देखो, अगर यहाँ ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, ऊपर वाला जो मेनिस्कस है वो कॉन्केव है, अगर ऊपर वाला सरफेस कॉन्केव है तो यानी कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा या सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा होगा इस मेनिस्कस के ऊपर या इस वाली लिक्विड सरफेस के ऊपर हो गया हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कॉन्केव सरफेस है। अगर ऊपर वाला सरफेस कॉन्केव है यानी सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला प्रेशर हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला प्रेशर लेट्स से वो है P1 which is equals to 2t by R1। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ऑफ दिस सरफेस यहाँ पे R1 है तो जो सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला प्रेशर है दैट वुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। और अगर ये वाली जो लिक्विड का कॉलम है इसकी हाइट है h, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो होगा P2 equals to HOG एंड दैट वुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखिए ये वाला प्रेशर क्या हमेशा अपवर्ड डायरेक्टेड होगा क्योंकि जो सारे सरफेस टेंशन की वजह से आने वाले जो सारे कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल वाले बचेंगे। तो जो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर है वो डायरेक्टेड होगा अपवर्ड्स और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड्स। अब अगर मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में अब नीचे वाले मेनिस्कस की अगर आपको शेप प्रेडिक्ट करनी है तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, अगर P1 बड़ा है P2 से यानी सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला फोर्स प्रेशर बड़ा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, यानी नेट प्रेशर जो होगा, नेट प्रेशर के अपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। अगर नेट प्रेशर अपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा यानी कि जो नीचे वाला मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। और नीचे वाले मेनिस्कस का रेडियस अगर आप R2 कह रहे हैं तो आप R2 की वैल्यू कैसे देंगे, आप देंगे 2t by R2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 के बराबर, इस तरह से। क्योंकि अगर नीचे वाला मेनिस्कस इस तरह से नहीं बनता तो उसका प्रेशर कभी नहीं हो सकता था। अगर मान लेते हैं कि दूसरा केस जो आप कंसिडर करें वो आप क्या लें, P2 इज ग्रेटर देन P1 यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है सरफेस टेंशन की वजह से आने वाले प्रेशर से, तो फिर उस वाले केस में मेनिस्कस किस तरह से बनेगा, जो नेट प्रेशर होगा वो किस तरह से होगा, नेट प्रेशर विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स
तो यानी कि जो नीचे वाला मेनिस्कस होगा वो इस तरह से बनेगा, ये हाइट h हो जाएगी, और यहाँ पे ये वाला रेडियस अगर r1 था तो ये वाला जो रेडियस r2 बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 2p/r2 इक्वल्स टू p2 माइनस p1। और अगर किसी कंडीशन में p1 और p2 बराबर हो जाए, अगर p1 इक्वल्स टू p2 हो जाए, यानी कि नीचे वाले जो मेनिस्कस होगा उसके ऊपर कोई कॉन्केविटी या कॉन्वेक्स उसके कोई नेचर नहीं होगा, यानी नीचे वाला मेनिस्कस कैसा बनेगा, प्लेन बन जाएगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किससे बैलेंस हो जाए, सरफेस टेंशन की वजह से आने वाले प्रेशर से, तो उस वाले केस में जब यहाँ पे बचने वाला प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और उस केस में जो नीचे वाला मेनिस्कस होगा वो कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। ये वाला इसका ऊपर वाले का रेडियस था r1 और नीचे वाला जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन मेनिस्कस बनेगा। और ये कौन सी कंडीशन होगी, जब